नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया और हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ अपडेट। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ को लेकर, खासकर उसके बहुत सारे ऐसे मिथ हैं डायबिटीज़ को लेकर, जिसमें कि लोग अक्सर ये बात करते हैं कि खाली पेट रहने से डायबिटीज़ बढ़ती है या फिर फैटी लीवर के कारण भी बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जो डायबिटीज़ को लेकर बात की जा सकती है। हमारे साथ डॉक्टर सुनील धंड साहब हमारे बीच मौजूद है, जो खासकर डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हैं और वो बात करेंगे हमारे साथ। और एक चीज़ और भी है कि डायबिटीज़ के बहुत सारे ऐसे अलग अलग कारण हो सकते हैं जिन पर आज हम बात करना चाहेंगे। नमस्कार डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुख्य कारण डायबिटीज़ का क्या हो सकता है, सबसे पहला सवाल? डायबिटीज़ के जो मुख्य कारण है, पहले तो हम ये मानते थे कि जिनको फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है उनको डायबिटीज़ होता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों के अंदर डायबिटीज़ के जो रिस्क फैक्टर्स है या डायबिटीज़ के जो पिलर्स हैं बिल्कुल बदल गए हैं। पहला तो हो गया हमारा इम्बैलेंस डाइट यानी असंतुलित आहार। बिकॉज आज की तारीख हम लोग देखें तो हमारा जो आहार है बिल्कुल बदल चुका है। पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाया करते थे, आज की तारीख हम लोग रिफाइंड ज़्यादा खाते हैं। रिफाइंड का मतलब वाइट फ्लोर, वाइट शुगर, वाइट राइस एंड पोटैटो, इनका कंजम्पशन हमारी लाइफ में काफ़ी बढ़ गया। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटीज़। पहले ये था कि हम लोग ग्राउंड्स को यूज़ करते थे, आज की तारीख हम लोग मोबाइल को यूज़ करते हैं, टैब्स को यूज़ करते हैं या फिर वीडियो गेम्स को यूज़ करते हैं। पहले बच्चे ग्राउंड्स पे खेलते थे, अब बच्चे टैब्स के ऊपर खेलते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी भी हर एज ग्रुप में बदल चुकी है और फिजिकल इनएक्टिविटी बढ़ती जा रही है। और तीसरा जो मेजर कारण है वो है वर्तमान में स्ट्रेस, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो या मेंटल स्ट्रेस। आज की तारीख में बच्चों के अंदर स्कूल के बैग का प्रेशर है, यंग जो पॉपुलेशन है, यूथ है, उसके अंदर कैरियर को या टारगेट के प्रेशर है, और जो सीनियर सिटीजन्स है उनके अंदर बढ़ती एज के साथ इनसिक्योरिटीज़ है कि मेरा रिटायरमेंट के बाद में क्या होगा। यानी कि मेंटल स्ट्रेस का भी डायबिटीज़ के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। और चौथा जो फैक्टर है वो लॉन्ग सिटिंग। अगर आपकी सिटिंग मोर देन 90 मिनट्स है तो भी आपको लाइफस्टाइल बीमारी यानी डायबिटीज़ का खतरा है। यानी कि अब ये कह सकते हैं कि हमारे जो पिलर्स हैं बिल्कुल बदल चुके हैं, इन पे अब हमें कार्य करने की अत्यंत आवश्यकता है। चलिए, हमने बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए, अब एक एक करके उन पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। आपने पहला पॉइंट जो आपने जिस पे हम बात करना चाहेंगे, 90 मिनट से ज़्यादा की सिटिंग। अक्सर कॉर्पोरेट जगत में तो लंबी सिटिंग्स रहती है लोगों की, तो आपको क्या लगता है कि आफ्टर 90 मिनट लोगों को वॉक कर लेना चाहिए, घूम लेना चाहिए, या कुछ अपने तरीके से, कुछ अलग तरीके से अपने आप को डेवलप करना चाहिए? 90 मिनट्स के बाद में हमें अपनी चेयर को छोड़ना चाहिए, चाहे वॉशरूम जाने के बहाने या पानी पीने के बहाने एक राउंड हम ले सकते हैं। क्योंकि लंबी सेटिंग रहती है तो डेफिनेटली हमारा फिजिकल स्ट्रेस तो बढ़ता ही बढ़ता है। और दूसरा, अनवांटेड हम लोग मंचिंग भी करते हैं। और तीसरा, लो बैक पेन की प्रॉब्लम भी बढ़ती है, जो कहते हैं स्लिप डिस्क। तो इस बहाने अगर हम अपनी 90 मिनट्स में अपनी अगर सिटिंग को ब्रेक करते हैं तो काफ़ी बीमारियों में कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, 90 मिनट्स में हमको कहीं ना कहीं अपनी सिटिंग को ब्रेक कर लेना चाहिए आपके हिसाब से। दूसरा, आपने तीन एज के बारे में बताया कि बच्चों को भी आजकल शुगर हो रही है, उसके बाद यूथ को भी शुगर हो रही है, ओल्ड एज में भी शुगर की प्रॉब्लम है, और ओल्ड एज में डेवलप होती है शुगर की प्रॉब्लम। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि स्ट्रेस होता है ओल्ड एज में तो शुगर हो जाती है। डेफिनेटली डायबिटीज़ हर एज ग्रुप में बढ़ रहा है, लेकिन वर्तमान में भारत के अंदर जो आंकड़ा बढ़ रहा है बेसिकली बच्चों में और यूथ में ज़्यादा बढ़ रहा है। उसका जो रीज़न है, बच्चे और यूथ आज की तारीख में जो खाना खा रहे हैं उसमें रिफाइंड को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि हम पहले ये मानते थे कि मीठा खाने से डायबिटीज़ होता है। ये बहुत बड़ा सवाल है, अक्सर लोग पूछते हैं क्या मीठा खाने से डायबिटीज़ होती है। जी बिल्कुल नहीं, मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होती है। बेसिकली रिफाइंड खाने से डायबिटीज़ होती है। रिफाइंड का मतलब अल्ट्रा प्रोसेस फूड या प्रोसेस फूड, जो आज की तारीख में यूथ और बच्चों आपने कहा मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होती। अगर डायबिटीज़ बढ़ती है और आप किसी डॉक्टर से बात करते हैं तो वो पहला सवाल तो यही पूछता है, मीठा ज़्यादा खाया था क्या? मीठा खाने से नहीं होती। अगर मीठा खाने से डायबिटीज़ होता तो हमारे जो सीनियर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनको डायबिटीज़ क्यों नहीं हुआ? बिकॉज वो तो अक्सर गुड़ और घी के साथ ही रोटी खाया करते थे, तो उनको डायबिटीज़ क्यों ना, अभी डायबिटीज़ क्यों हो रहा है? उसका रीज़न है कि हमारी लाइफ में मॉडिफिकेशंस बहुत सारे आए। हमने हर चीज़, हर प्लेटफॉर्म को मॉडिफाई किया। जैसे हम पहले गुड़ था, रॉ मटेरियल के रूप में था, उसे हमें मॉडिफाई किया। बिकॉज वो काले रंग का गुड़ हमें अच्छा नहीं लगता था, तो हमने उसे येलो कलर का बनाया। बिकॉज हमारी आँखों को कलर के प्रति जो अट्रैक्शन बढ़ा ना, वो हमारी बीमारी का कारण बना। क्योंकि गुड़ खाने से नहीं होता, अगर ऐसे होता तो हमारे सीनियर्स को डायबिटीज़ क्यों तो नहीं? आपको क्या लगता है कि हम जब भी खाना खाते हैं तो खाना खाने में सबसे पहले हम जबान के टेस्ट से पहले आंखें उसको टेस्ट कर लेती? डेफिनेटली हम लोग, आप देख सकते हैं कि टैब्स के ऊपर आजकल ऑनलाइन इंडस्ट्री काफ़ी चल रही है। हम लोग
ऐप्स को खोलते हैं, उसमें अट्रैक्टिव फ़ोटोग्राफ्स होते हैं, हम लोग उसको देख के ऑर्डर कर बैठते हैं। जब ऑर्डर आता है तो हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है कि उसमें फ़ोटोग्राफ में तो इतना अट्रैक्टिव फूड दिखाया था है जो डिलीशियस होगा, लेकिन जब डिब्बे को खोलते हैं तो लगता है कि क्या ऑर्डर हमने कर दिया। बिकॉज़ आजकल हम लोग टेस्ट की बजाय अट्रैक्शन की ओर ज़्यादा जा रहे हैं। हम्म। अच्छा, दूसरा आपने कहा वाइट शुगर की बात करी है आपने, राइस की बात करी है आपने, पोटैटो की बात करी है आपने। आपको क्या लगता है जो वाइट को लेकर जो अभी एक बहुत बड़ी जिहाद छिड़ी हुई है, चाहे वाइट सॉल्ट की बात कर लें, वाइट शुगर की बात कर लें और राइस की बात कर लें, पोटैटो तो अपने आप में है ही। तो ये जो वाइट को लेके जो सबसे बड़ी बात हो रही है, वाकई में हार्मफुल? डेफ़िनेटली ये रिफाइंड कार्ब की कैटेगरी में आते हैं। और जितने भी जो प्रोसेस्ड फूड है या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स है या पैकेट फूड्स है, बेसिकली वो रिफाइंड से ही बनते हैं। जैसे वाइट फ्लोर यानी कि मैदा हो गया, सफ़ेद चावल हो गया, साथ में सफ़ेद चीनी हो गया और पोटैटो। तो इनके अंदर रिफाइंड मतलब सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं। तो एक तो क्या होता है, इसको खाने से हमें एक बार तो संतुष्टि मिल जाती है, लेकिन हमें 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद में फिर भूख लगना शुरू हो जाती है। यानी हमें क्रेविंग्स बढ़ जाती है। जब क्रेविंग्स बढ़ जाती है, हम लोग बार-बार खाते हैं। जब हम लोग बार-बार खाते हैं तो डेफ़िनेटली हमारा वज़न भी बढ़ता है, और वज़न बढ़ता है तो शरीर के अंदर फैटी लीवर होता है, और फैटी लीवर की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से फिर लाइफ़स्टाइल बीमारियों की शुरुआत हो जाती है, जिनमें से एक है डायबिटीज़। चलिए, अब आपने फैटी लिवर की बात कर ली। फैटी लिवर और डायबिटीज़ के बीच भी कोई संबंध है? डेफ़िनेटली फैटी लीवर और डायबिटीज़ के बीच में बहुत बड़ा संबंध है। पहले हम लोग ये मानते थे फैटी लीवर उन लोगों को होता है जो अल्कोहल का सेवन करते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये निष्कर्ष निकल के आया कि जो लोग अल्कोहल का सेवन नहीं करते हैं, उनको भी फैटी लीवर होता है और सिरोसिस ऑफ लीवर होगा, यानी कि क्रॉनिक लीवर डिजीज़ होती है। तो बेसिकली फैटी लीवर होता क्यों है? फैटी लीवर इसलिए होता है कि जब सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो डेफ़िनेटली स्टोरेज बढ़ जाता है। जैसे आज किसी फैक्ट्री में सामान ज़्यादा बन रहा है और डिमांड उसकी इतनी नहीं है, तो फैक्ट्री में स्टोरेज बढ़ जाता है तो डेफ़िनेटली ये है कि वो नुकसान ही करता है। उसी तरह से हमारा जो शरीर है वो ग्लूकोज़ को उतना ही यूज़ करता है जितनी उसकी आवश्यकता होती है। बाकी जो एक्स्ट्रा होता है सरप्लस, वो उसको डिपॉज़िट करता है। और डिपॉज़िट कहाँ करता है? लीवर में करता है, पेनक्रियाज़ के सराउंडिंग में करता है, हार्ट के चारों तरफ करता है और किडनी के चारों तरफ करता है। जब वो हार्ट के अंदर डिपॉज़िट करता है तो हम उसे कहते हैं फैटी लीवर। जब वो हार्ट के चारों तरफ इकट्ठा करता है तो हम उसे कहते हैं एक्स्ट्रा कार्डियक फैट। जब पेनक्रियाज़ की तरफ चारों तरफ इकट्ठा करता है तो हम उसे कहते हैं एक्स्ट्रा पेनक्रियाटिक फैट। तो जब ये डिपॉज़िट होता है तो डेफ़िनेटली जो इंसुलिन जो होता है वो लीवर पे भी एक्ट करता है। जब लीवर में जो फैटी लीवर हो जाता है, लीवर की जब सेल्स फूल जाती हैं, तो इंसुलिन का जो वहाँ पे जो एक्शन है वो डिफेक्टिव हो जाता है। इंसुलिन वहाँ पे काम नहीं कर पाता है, तो जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता है। जब फैटी लीवर होता है, इंसुलिन काम नहीं करता है, तो इंसुलिन काम नहीं करता तो इंसुलिन के प्रति क्या हो गया? रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। यानी पैनक्रियाज़ तो इंसुलिन बना रहा है, लेकिन वो एक्ट नहीं कर पा रहा है, तो जिसकी वजह से फिर ब्लड शुगर बढ़ना हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल, ये जो सारी चीज़ें हैं, जो कोलेस्ट्रॉल और शुगर मिलके बहुत सारी जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो कहीं न कहीं ब्लड क्लॉट्स भी बनाती हैं ये सब मिलके? डेफ़िनेटली अगर आपके ब्लड शुगर लेवल लगातार ज़्यादा बने रहते हैं, तो उसकी वजह से आपको हार्ट प्रॉब्लम्स की या स्ट्रोक या पैरालिसिस की या किडनी फेलियर की या फिर विज़न लॉस की रिस्क बढ़ जाती है। तो इसे कंट्रोल में रखना अत्यंत आवश्यक है, बिकॉज़ फैटी लीवर होने से सिर्फ ब्लड शुगर ही नहीं बढ़ता, फैटी लीवर होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड एंड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम लोग कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, ये भी बढ़ते हैं। और साथ ही साथ हाई ब्लड प्रेशर की भी रिस्क बढ़ती है, और साथ में आपको कैंसर, आज के दौर हम लोग बात कर रहे हैं कि जीआई कैंसर, पेट के कैंसर अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उनमें से एक है कॉलोनिक कैंसर यानी पेट की आंत का कैंसर, दूसरा है लीवर कैंसर, तीसरा है गॉल ब्लैडर के कैंसर, और चौथा है पेनक्रियाटिक कैंसर, जो आज की तारीख में हमारी सोसाइटी में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसका जो मुख्य कारण है वो फैटी लीवर है। मतलब ये तो वाइस वर्सा हो गई सारी चीज़ें कि अगर शुगर बढ़ी हुई है आपकी, उसके कारण फैटी लीवर के कारण कैंसर। तो मेन जो रीज़न हो गया वो शुगर ही हो गई एक तरीके से, वो कैंसर तक पहुँचने के लिए। नहीं, शुगर नहीं है, बेसिकली कैंसर तक पहुंचने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो फैटी लीवर है, कि हमें फैटी लीवर के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। अच्छा, आप मतलब ये चीज़ हो गई कि फैटी लिवर अगर सही रहेगा तो शुगर भी कहीं न कहीं सही रहेगा। फ़र्क पड़ेगा। अगर आपका फैटी लीवर रिकवर होगा तो आपके ब्लड शुगर लेवल भी अंडर कंट्रोल होंगे, आपका ब्लड प्रेशर भी अंडर कंट्रोल होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी अंडर कंट्रोल होगा। दूसरा जो सबसे खतरनाक बीमारी है जिसका इलाज भी बहुत असंभव है, वो है कैंसर, उससे भी हम निजात पा सकते हैं। चलिए, ये आपने बहुत ज़बरदस्त बात बोली। दूसरा एक मिथ है कि खाली पेट रहने से शुगर बढ़ती है। आपका कहना है कि नहीं, आप फास्टिंग करिए, अगर शुगर है तो भी फास्टिंग करिए। और एकादशी पे आपने बहुत कुछ बात भी की है, बहुत तरीके से लोगों को समझाया भी एकादशी व्रत को लेके। क्या है इसको थोड़ा-सा? डेफ़िनेटली फास्टिंग से हमारी ब्लड शुगर बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है, बल्कि अंडर कंट्रोल रहती है।
जब हम लोग बार बार मंचिंग करते हैं, बार बार खाते हैं, तो ही हमारी ब्लड शुगर बढ़ते हैं। बिकॉज हम जो भी खाना खाते हैं, खाने के डाइजेशन से ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज जो होता है बेसिकली वो पेनक्रियाज को जाकर स्टिमुलेट करता है। जैसे हम लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, माउस से सिग्नल देते हैं तो फाइल ओपन होती है, उसी तरह से ग्लूकोज जाके पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है ताकि इंसुलिन की फाइल ओपन हो। जब हम बार बार खाते हैं तो पेनक्रियाज को बार बार इंसुलिन बनाना पड़ता है। अगर उतना इंसुलिन नहीं बन पाता है तो हमारे शुगर के लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि हम लोग बार बार खाते हैं तो ही हमें डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता है, बजाय फास्टिंग में रहने के। यानी उपवास करने से तो आपका जो शुगर लेवल है वो अंडर कंट्रोल रहता है। दूसरा, आपकी मेडिसिन से इंसुलिन की डिमांड भी काफ़ी कम हो जाती है। फिर आपने सवाल पूछा एकादशी। डेफिनेटली एकादशी करने से काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। एकादशी की मतलब एकादशी के अलावा जो भी व्रत करें, एकादशी को हमने सिंबॉलिक ले, जो भी व्रत करना मंगलवार का फास्ट करें या फ्राइडे का, जैसे हम लोग वैभव लक्ष्मी का फास्ट करते हैं, कुछ लोग रविवार का सूर्यदेव के लिए फास्ट करते हैं, उसी तरह से एकादशी भी महीने में 2 बार आती हैं। तो एकादशी करने से क्या बेनिफिट होता है? सबसे पहला तो ये है कि एकादशी के ऊपर जापानीज साइंटिस्ट को 2016 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ओके। क्योंकि बेसिकली ये मानना था कि हम जब बार बार अपने शरीर को फीड करते हैं तो हमें बीमारियों का खतरा बढ़ता है। एक तो डायबिटीज़ यानी है ही, और दूसरा कैंसर। आप देख सकते हैं सुबह सुबह हम लोग सेंट्रल पार्क जाते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, कुछ लोग के हाथ में थैली होती है, वो थैली में से आटा निकाल के जहाँ पर मकोड़े होते हैं, चींटियाँ होती हैं, कीड़े होते हैं, वहाँ पे वो आटा डालते रहते हैं। आप देखेंगे इनिशियली वहाँ पे 40, 50, 60 चींटी होती है, लेकिन जब डेली वहाँ पे आटा डालते हैं तो वहाँ चींटियों की नंबर्स बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट हो जाती हैं। और उनमें से कुछ चींटियाँ इमेच्योर होती हैं जो समय से पहले एक्सपायर भी हो जाती हैं। सेम चीज़ हमारी बॉडी को अप्लाई होती है। जब हम लोग शरीर को बार बार फीड करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं। जब सेल्स को खाना मिलता है, फीडिंग मिलती है, तो वो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाती है। तो उनमें से कुछ इमेच्योर सेल्स बन जाते हैं जो कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कहने का अर्थ है फास्टिंग करने से ना केवल शुगर ही कंट्रोल होती है बल्कि कैंसर की रिस्क भी कम होती है। दूसरा, हम जब मोबाइल को बार बार यूज़ करते हैं, फाइल्स को बार बार डाउनलोड करते हैं, तो हमारा कई बार मोबाइल हैंग हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, मोबाइल को स्विच ऑफ करते हैं और फिर उसको स्विच ऑफ करके दोबारा ऑन करते हैं और उसको रीबूट करते हैं। उसी तरह से जब हम शरीर को फास्टिंग में लेके जाते हैं, उपवास करते हैं या एकादशी करते हैं, तो हमारी बॉडी रीबूट करती है उसकी वजह से, और हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है। तीसरा, हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है। चौथा, हमारा ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, वो अंडर कंट्रोल आता है। पाँचवा, आज की तारीख में हर आदमी वज़न की बात करता है कि मेरा वज़न क्यों बढ़ रहा है, तो वज़न को कम करने में भी एकादशी काफ़ी हेल्प करती है। तीसरा, आपके जो मन में खराब विचार आते हैं, बिकॉज विकार कब होते हैं? जब हमारे विचार खराब होते हैं। तो कहते हैं ना, यथा चिंतनम तथा जीवनम। जब आपके विचार अच्छे होते हैं तो आपका जीवन भी अच्छा होता है। जब आपके विचार खराब होते हैं तो अब उसका जो खराब प्रभाव आता है वो आपके आहार पे आता है। आहार यानी आप ज़्यादा खाने लग जाते हैं। जब आहार बिगड़ जाता है तो आपका विहार बंद हो जाता है। विहार यानी चलना है, एक्सरसाइज करना है, जुम्बा करना है, योग करना है। जब विहार बंद हो जाता है तो विकार आते हैं, यानी बीमारियां आती है। तो इसके लिए ज़रूरी होते हैं संस्कार। और संस्कार कहाँ से आते हैं? वो आते हैं परिवार से। आज की तारीख हम लोग देखें कि न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट बढ़ता जा रहा है और जॉइंट फैमिली कम होती जा रही है। यानी परिवार का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है लाइफस्टाइल बीमारियों को कंट्रोल करने में, जिनमें से एक है डायबिटीज़। तो आपका कहना है कि जिस तरीके से, परंतु क्या ये जब जैसे आज फास्टिंग किया है, तो फास्टिंग के दौरान अगर मान लो किसी की नाश्ते से पहले की दवाई चल रही है, शाम को खाने से पहले की दवाई चल रही है, तो वो दवाइयाँ तो उसको बंद करनी होगी। नेचुरल, अगर वो खाना नहीं खा रहा तो नेचुरल दवाई तो नहीं खाएगा ना फिर वो। तो ये भी तो कंपलसरी हो गया कि उसको दवाई भी नहीं लेनी होगी, और अगर दवाई लेगा तो उसको कुछ खाना जरूरी है, ऐसा भी माना जाता है। डेफिनेटली, सपोज जैसे आज मैं रमज़ान कर रहा हूँ, रोज़ा रख रहा हूँ, या फिर मैं सोमवार का उपवास कर रहा हूँ या एकादशी कर रहा हूँ, तो बेसिकली ये है कि मुझे उस दिन मेडिसिन नहीं लेना। और मैं अगर इंसुलिन के ऊपर हूँ तो मुझे डोज भी कम करनी है। बिकॉज जैसे मैं रोज़ ब्रेकफास्ट करता हूँ तो, और सपोज 15 दिन इंसुलिन लगाता हूँ, और जिस दिन मैं उपवास कर रहा हूँ तो उतनी डोज तो मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि शरीर में कुछ है ही नहीं। अगर मैं वो लगाऊंगा या टैबलेट खाऊंगा तो डेफिनेटली मेरी शुगर तो कम हो ही जाएगी। तो कहने का अर्थ है, उपवास करने से हमारी इंसुलिन की डिमांड भी कम हो जाएगी, तो हमें मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी या कम मात्रा में लेनी पड़ेगी। अच्छा, एक जो जैनिज्म का सिद्धांत है, शाम को दीनस्थ होने से पहले खाने का, और उसके बाद शाम सुबह जब सूर्यास्त के बाद खाने का, तो ये भी कहीं ना कहीं फैक्टर आपको लगता है कि ये जो बेस्ट फैक्टर है फूड के हिसाब से? डेफिनेटली जो जैनिज्म है वो बिल्कुल करेक्ट है। आप देख सकते हैं कि जंगल का भी यही नियम है कि जंगल में जितने भी प्राणी रहते हैं
वो सनराइज़ या सूर्योदय के बाद ही खाना शुरू करते हैं और सनसेट यानी सूर्यास्त से पहले अपना खाना फिनिश कर देते हैं। आप देख सकते हैं चिड़िया को कि चिड़िया जैसे ही सूर्योदय होता है, सनराइज़ होता है, उसके साथ ही चहकना शुरू करती है और अपना खाना खाना शुरू कर देती है और जैसे ही सनसेट होता है वो टहनी पे जाके बैठ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हम मानव जाति की है, हमने हर चीज़ को मॉडिफाई किया, हमने सनसेट की चीज़ को अवॉइड किया और लेट नाइट खाना खाने लगे। बिकॉज सनसेट के बाद हमारी जो गट है, हमारा जो पेट है, उसको भी रेस्ट की आवश्यकता होती है, लेकिन हम उसे ज़बरदस्ती यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तीसरा आप ये देख सकते हैं, अगर हम सूर्योदय के बाद में खाना शुरू करते हैं तो हमारे शरीर में 3 फेज कनेक्शन आता है और दोपहर आते आते वो जो कनेक्शन है 2 फेज का रह जाता है और शाम आते आते वो सिंगल फेज की मशीन हो जाती है। इसलिए हमारी बार बार एमसीबी ट्रिप हो जाती है। जैसे हम कहते हैं गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है, पेट फूल रहा है, जी मचला रहा है, या रात को कई बार वॉमिटिंग भी हो रही है, या हार्ट के अंदर काफ़ी बर्निंग हो रही है। वो क्यों होती है? हम लेट नाइट खाना खाते हैं। तो जैनिज्म का जो कंसेप्ट है कि सनराइज़ के बाद और सनसेट से पहले, वो आइडियल कंसेप्ट है। उससे आपके ब्लड शुगर भी कंट्रोल होते हैं और आपका वेट भी काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है। तो मतलब कुल मिला के आपका मानना ये है कि डायबिटीज़ के अंदर जितना भी आपकी फूड हैबिट्स हैं, उसको अगर हम कंट्रोल करें और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर फूड के जो स्टाइल है, खाने का जो स्टाइल है, दूसरा समय को देखकर अगर खाने की बात करें, तो वो अगर सब कुछ कंट्रोल है, तो डायबिटीज़ नहीं होने के बहुत सारे चांसेस हैं। डेफिनेटली डायबिटीज़ को आज की तारीख में हम लोग बीमारी नहीं मानते हैं। डायबिटीज़ बेसिकली हमारी लाइफस्टाइल है। हमें अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो डायबिटीज़ पर हम लोग काफ़ी बड़ी विजय प्राप्त कर सकते हैं, सब सिवाय बच्चों को छोड़कर। जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है, उन्हें छोड़ दीजिए। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें बड़ों की या यूथ की, तो उनके अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ लगातार बढ़ता जा रहा है। उसका जो मुख्य कारण है वो हमारे बेसिकली कहीं न कहीं हमारे विचारों में पतन हुआ है, जिसके साथ हमारे जो समाज में विकार बढ़ते जा रहे हैं। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर लाइफस्टाइल को चेंज करें तो काफ़ी बड़ी विजय हासिल कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जिस तरीके से बात कर रहे थे कि हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, नहीं, एक मतलब वर्किंग भी शैली भी है लोगों की, काम करने का तरीका भी है। 18-18 घंटे लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद घर जाते हैं अपने तरीके से। स्ट्रेस का लेवल भी बहुत ज़्यादा है, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्क कर रहे हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा काउंट करता है। हम जैसे लोग जो पत्रकारिता जगत में हैं या बाकी जिस पे भी काम कर रहे हैं, तो दिन भर का जो भाग दौड़ है, इन सब से निजात पाने के लिए, इस डायबिटीज़ से दूर रहने के लिए कोई टिप दे सकते हैं? डेफिनेटली अपने आप को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आज की तारीख में कोई भी नहीं दे रहा है। चाहे बीइंग ए डॉक्टर कि मैं भी हाँ, आप लोगों के साथ भी ऐसा है। अपने आप को टाइम नहीं दे रहा, डेफिनेटली हम अपने आप को टाइम नहीं देते। बिकॉज शरीर को भी तो कुछ समय चाहिए रेस्ट करने के लिए। बिकॉज बीमारी की जो शुरुआत होती है वो इसी से ही होती है। हमारी प्रॉब्लम क्या, ओवर एक्सपेक्टेशंस हो गई, उम्मीद से ज़्यादा कमाना। और हम लोग करते क्या है, जब ओवर एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एक्स्ट्रा कमाते भी हैं तो उतना यूज़ कर पाते हैं जितनी हमारी डेली की नीड होती है। बाकी जो एक्स्ट्रा तो हम लोग डिपॉजिट ही करते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड्स में डिपॉजिट करें या एफडीआई कराएं या आरडी अकाउंट में डालें या फिर कुछ भी करें या एक्स्ट्रा प्लॉट खरीदें। मतलब आपके हिसाब से ये कहना है कि आज हम कमा रहे हैं अपने लिए और बाद में कमाते हैं, जो हम कमाया हुआ है वो खर्च करते हैं बीमारी के लिए। चलिए, दूसरा एक चीज़ है, बच्चों के अंदर आजकल डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा, मतलब अगर 5वीं क्लास, 7वीं क्लास, 10वीं क्लास तक के बच्चों को देखा जाए, अगर उनका देखा जाए तो उनको बड़ा डायबिटीज़ का दिख रहा है। क्या कारण क्या है? वही फूड हैबिट्स या कुछ डिफरेंट और भी कुछ कारण? डेफिनेटली बच्चों के अंदर मोटापा काफ़ी बढ़ा है पिछले कुछ वर्षों के अंदर। अगर हम लोग देखें कि वर्तमान में भारत में करीब 58.7% प्रेवलेंस इसकी रेट हो चुकी है। प्रेवलेंस जो रेट है ओबेसिटी की, मोटापे की, करीब 58.7% के आसपास है, जिसकी वजह से अब बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कि आजकल की तारीख में छोटे बच्चे काफ़ी मोटे आ रहे हैं और मोटा होने की वजह से उनका जो फोरहेड है बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, नेक वाला पोर्शन काला हो जाता है या आर्मपिट्स ब्लैक हो जाते हैं या फिर नकल्स ब्लैक हो जाते हैं। तो पेरेंट्स को ये लगता है कि शायद बच्चा स्कूल का समय है, प्रॉपर एक बार वापस बताइए, क्या क्या चीज़? एक तो फोरहेड का ब्लैक होना, फोरहेड का ब्लैक होना, गर्दन गर्दन का काला होना, आर्मपिट्स बगल का काला होना और जहाँ जहाँ भी जॉइंट्स है नकल्स का ब्लैक होना। अच्छा, ये भी सिम्टम्स है? यस, बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिसे हम लोग कहते हैं मेडिकल साइंसेज में एक्यांथोसिस। ये आज की तारीख में बच्चों में काफ़ी बढ़ता जा रहा है। बच्चे काफ़ी काले आ रहे हैं कि पहले बच्चा जब छोटा था तो बिल्कुल गोरा था और पिछले कुछ वर्षों में जब वो क्लास 6 में आया, 7 में आया, 8 में आया, तो
तो वो काला पड़ने लग गया। क्यों काला पड़ने लग गया? कि उसके खाने में रिफाइंड काफ़ी बढ़ गया। दूसरा, बच्चे आज की तारीख में, पहले हम लोग स्कूल जाते थे पराठा खाया करते थे, अब बच्चे स्कूल जाते हैं तो बिस्किट खाते हैं। दिन की जो शुरुआत है बिस्किट के साथ Bread करते हैं। sandwich, पैकेट फूड्स तो जितने भी पैकेट फूड्स है वो रिफाइंड से बनते हैं, Junk बच्चे foods. वो ही खाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है। मोटापा बढ़ने की वजह से बच्चों में अब डायबिटीज़ लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरा, अभी कुछ समय पहले ही सीबीएसई बोर्ड, करीब 10 दिन पहले ही पेपर में नोटिफिकेशन आया था स्कूल्स के लिए कि अब स्कूल में चीनी बोर्ड यानी शुगर बोर्ड्स लगाने कंपलसरी करने 1 जुलाई से। मतलब एक स्कूल के अंदर शुगर, अपने चीनी, मतलब जो हम चीनी खाते हैं उसका बोर्ड। नहीं, चीनी का मतलब चीनी नहीं है, बेसिकली रिफाइंड है। उसमें मैदा भी आ गया, उसमें सफ़ेद चावल भी आ गया, उसमें सफ़ेद चीनी भी आ गई और उसमें आलू भी आ गया। अच्छा, वो बोर्ड्स आपको लगाने हैं और उसके ऊपर वो लिखने हैं सब कुछ कि आपको क्या मात्रा में खाना चाहिए, ऐसा। हाँ। अभी कुछ समय पहले मैं कुंभ भी गया था। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके मैंने कुछ वहाँ पे साइन बोर्ड्स भी देखे थे। उन्होंने पहले से ही वहाँ लिखा हुआ कि सफ़ेद वसा, सफ़ेद चीनी और सफ़ेद चावल का कम प्रयोग करें ताकि आप लोग स्वस्थ रहें। यानी अब सरकारों ने, राज्य सरकारों ने भी इस पे काफ़ी ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया है। इसके पीछे कारण क्या? बच्चों को समझाइश कि भाई आप जंक फूड कम खाओ या बाकी चीज़ें कम करो, ऐसा कुछ? जंक फूड, देखिए बच्चों की लाइफस्टाइल को हम लोग नहीं बदल सकते हैं, बिकॉज ये हमारी शरीर का पार्ट बन चुका है या हमारी डेली हैबिट्स का पार्ट एक बन चीज़ चुका है, मैं आपको एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। आज की डेट में बच्चों का रोना शुरू हुआ, जिद करना शुरू हुआ। 2 चीज़ें मेन मैंने देखी है बच्चों के साथ, या तो उनको मोबाइल पकड़ा देंगे या फिर चिप्स मंगा के चिप्स खिला देंगे, कुरकुरे खिला देंगे, बच्चे उसमें खुश हो जाएंगे। बच्चा खाना नहीं खा रहा है, रोटी नहीं खा रहा है, तो उसको चिप्स खिला दिया, कुरकुरे खिला दिया और कुछ खिला दिया। आपको नहीं लगता कि खासकर पेरेंट्स ही अपने बच्चों को बीमारी मोल ले रहे हैं? डेफिनेटली क्या हो रहा है कि आज की तारीख में हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, उनको अपने लिए कोई समय नहीं है, तो वो बच्चों को भी बिल्कुल समय नहीं दे रहे हैं। जब बच्चा थोड़ी सी भी जिद करता है तो वो बच्चे की जिद को पूरा नहीं करता है, बल्कि उसे टैब पकड़ा देते हैं, मोबाइल पकड़ा देते हैं या फिर पैकेट फूड पकड़ाते हैं। पहले जो हम छोटे थे, अब जैसे छुट्टियां शुरू हो गई तो हम जब खाने की इच्छा, तो हमारी मदर मोदक बना दिया करती थी। अब मोदक जैसा शब्द बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। एक लापसी हुआ करती थी गाँव के अंदर, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मतलब हेल्दी फूड का एक कंसेप्ट था, वो सारा का सारा कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो गया। अब सारी की सारी जो लाइफ है हमारी पैकेट फूड्स के ऊपर हो गई, बिकॉज आज की तारीख में हर एज ग्रुप पैकेट पे डिपेंडेंट है। पहले घर में जब कोई पार्टी होती थी या कोई गेट टुगेदर करते थे तो हम लोग अपने मतलब मन से गेस्ट को इनवाइट करते थे। आज की तारीख में वो भी हमें बोझ लगता है। पहले हम जैसे 10 लोगों को खाने में बुलाते तो मार्केट जाते थे, शॉपिंग करते थे, सब्जी परचेज करते थे, हमें कौन सी सब्जी बनानी है उसे बड़े शौक से बनाते थे, आम का रस बनाते थे। अब धीरे धीरे करके हम पार्टी तो कर रहे हैं लेकिन हमें वो बोझ लगने लग गया। अब हम क्या करते हैं, ऑनलाइन मोबाइल उठाते हैं, ऑनलाइन इंडस्ट्री को चेक करते हैं और वहाँ से खाना ऑर्डर कर देते हैं। यानी अब हमने किचन को भी यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं हम लोग, हमारा जो समाज है, मैं ये नहीं कहता कि पेरेंट्स ही है, कहीं ना कहीं जो हमारा समाज है कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं इजी लाइफ जीना चाहता है, इजी लाइफ जीना, बिकॉज उसको कंफर्ट जोन की आदत हो चुकी है। अब जहाँ पे कंफर्ट होगा तो वहाँ पे बीमारी तो आएगी। ओके। नहीं, कंफर्ट जोन तो आजकल सब चाहते हैं, नेचुरल कंफर्ट जोन चाहते हैं। एक चीज़ और भी है जो एक मिथ चल रहा है बड़े लंबे टाइम से, और आप जब रोज़ सोशल मीडिया की हम रील्स को ऊपर नीचे करते हैं, देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपकी सुबह की फास्टिंग 140 है तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, खतरे का निशान नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, 100 है तो भी आपको खतरे के आसपास हैं आप फास्टिंग। तो ये जो मिथ है, इस मिथ को कैसे लोग समझें, क्या करें, किस तरीके से? क्योंकि पीपी की अपनी, कि आपको खाने के बाद की जो शुगर होनी चाहिए वो 200 के आसपास होनी चाहिए। परंतु जो सबसे बड़ी लड़ाई है जिससे आदमी डरता है, जो सुबह सुबह की फास्टिंग जब लेता है और उसको लगता है कि 150 मेरी फास्टिंग आ गई है, मतलब वो घबरा जाता है, डॉक्टर को फ़ोन करता है, डॉक्टर उनको दवाई का डोज बढ़ा देते हैं कि ठीक है आप 2 दिन के लिए ये ले लीजिए। तो ये जो मिथ है, इस मिथ के साथ कैसे जिया जाए? देखिए, जो आइडियल फास्टिंग होती है वो तो लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यानी 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होती है और खाना खाने के 2 घंटे बाद में 140 से कम होती है। लेकिन जनरली डिपेंड करता है कि आप फास्टिंग ब्लड शुगर चेक किस समय करते हैं, बिकॉज फास्टिंग जो ब्लड शुगर है उसको आइडियली आदर्श जो उसका समय है वो लास्ट जो आपने खाना खाया था उसके 8 घंटे बाद में चेक करना चाहिए या मैक्सिमम 10 घंटे तक आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अपने यहाँ जनरली प्रॉब्लम क्या है, हम लोग उसको 12 घंटे के बाद या 14 घंटे के बाद या 16 घंटे के बाद में चेक करते हैं, तो डेफिनेटली वो हायर साइड में आएगी। बिकॉज 10 घंटे बाद अगर आप लंबे समय से फास्टिंग पर हैं, उपवास पर हैं, तो आपके लीवर के
दोबारा ग्लूकोज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी वो फास्टिंग है वो 140 150 आती है। तो बेसिकली वो आइडियल फास्टिंग नहीं है, वो बेसिकली आपकी फॉल्स है। आइडियली आपको 8 घंटे बाद चेक करना चाहिए। अगर 8 घंटे बाद अगर आपका 140 आ रहा है तो डेफिनेटली वो हायर साइड में है, लेकिन उसमें आपको पैनिक होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसे हम लोग लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके काफ़ी हद तक हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि आपने रात को क्या खाया, उस पर भी काफ़ी निर्भर करता है। बिकॉज आज की तारीख में सब गर्मियाँ चल रही है, सभी लोग IPL का भी समय चल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, रात को डिनर किया और डिनर करने के बाद में मैच देखने बैठ गए। T20 मैच है, रात को 11:30 12 तक आता है, तो हम लोग कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मंचिंग करते ही रहते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा शेड्यूल बिल्कुल बिगड़ जाता है और वो फास्टिंग हमारी बढ़ जाती है। तो आइडियली हमें 8 घंटे बाद ही चेक करना चाहिए। आइडियली 8 घंटे बाद चेक करना है ताकि आपकी प्रॉपर शुगर आ सके उसको। चलिए, अच्छा, दूसरा एक चीज़ और है कि सबसे जिस तरीके से आपने GI कैंसर की बात करी या बाकी चीज़ों की बात करी, आपको लगता है कि डायबिटीज़ से मोटापा बढ़ता है या मोटापा से डायबिटीज़ बढ़ती है? बेसिकली डायबिटीज़ मोटापे की वजह से बढ़ती है, डायबिटीज़ की वजह से मोटापा नहीं बढ़ता। डायबिटीज़ की वजह से जो मोटापा कई बार बढ़ता है वो उन लोगों में बढ़ता है कि जो लोग इंसुलिन ले रहे होते हैं, बिकॉज इंसुलिन जो होता है एनाबॉलिक हार्मोन, यानी उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वेट गेन की होती है। पर जनरली जो डायबिटीज़ होती है मोटापे की वजह से ही होती है। मोटापा होने से क्या होता है कि शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, कि इंसुलिन काम करना बंद कर देता है। तो इंसुलिन जो होता है बेसिकली हार्मोन है, वो हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में 3 जगह एक्ट करता है। पहला तो इंटेस्टाइन पे एक्ट करता है, जहाँ से ग्लूकोज को अपटेक करता है। दूसरा लीवर पे एक्ट करता है, जहाँ पर वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और तीसरा वो एडिपोज टिश्यू यानी हमारी मसल्स में एक्ट करता है, जहाँ पे ग्लूकोज को यूज़ करता है और उससे एनर्जी बनाता है। जब हमारा वज़न बढ़ता है तो क्या होता है, हमारे एडिपोसाइट्स जो हमारी मसल्स हैं उसमें एडिपोज टिश्यू, तो उसमें एडिपोज टिश्यू बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, इंसुलिन काम करना बंद कर देता है। दूसरा, मोटापा होने की वजह से क्या होता है, हमारा जो लीवर है वो फैटी लीवर हो जाता है, तो वहाँ पे लीवर इंसुलिन काम करना बंद कर देता है। तो उसकी वजह से हमारे जो ब्लड शुगर का लेवल है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, स्पेशली खाना खाने के 2 घंटे बाद। एक डायबिटीज़ फुट करके भी एक बहुत ज़बरदस्त एक टर्म है डायबिटीज़ में, जिसमें कहते हैं कि घाव होना पाँव के अंदर, फिर उसका भरना नहीं, उससे गैंग्रीन हो जाना अगर उस पे ध्यान नहीं दिया जाता है तो। ये क्या? डायबिटिक फुट जनरली सबको नहीं होता है, इसकी जो प्रिवलेंस रेट है वो करीब 10% के आसपास है। ये जब होता है जब हम लोग अपने पैर की बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं, बिकॉज अक्सर हम अपने चेहरे की केयर करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, चेहरे पे झुर्री पड़ जाती है या फिर चेहरे होंठ फटने लग जाते हैं, तो हम लोग, या चेहरा थोड़ा सा काला पड़ने लगा तो हम उसका केयर करते हैं कि बार बार फेस वॉश करते हैं। लेकिन कितने लोग हैं जो रात को सोने से पहले अपने पैर को धो के सोते हैं। दूसरा, हम जनरली हाथ की नाखून काटना पसंद करते हैं, पैर के नाखून कोई भी नहीं काटता है, बिकॉज वो जूतों के पीछे छिपे रहते हैं, उन्हें जब काटते हैं जब वो चुभने शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो नेल्स होते हैं पैर के उनकी शेप बिल्कुल बदल जाती है। तीसरा, हमारे फुटवियर्स भी काफ़ी चेंज हो गए। पहले हम क्या था कि आगे से चौड़े मुँह के शूज़ पहनते थे, अब वो नैरो होते जा रहे हैं। यूथ जो पहन रहा है, जिस तरह के शूज़ पहन रहा है आगे से नैरो शूज़ पहन रहा है, तो उसकी वजह से क्या हमारा फुट प्रेशर बढ़ जाता है। जब फुट प्रेशर बढ़ जाता है तो नेल्स का कर्वेचर हमारा बिल्कुल चेंज हो जाता है, कि नेल्स जो होते हैं हमारा केव शेप हो जाता है, वो धंसने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से होता है इनग्रोइंग टो नेल्स, यानी वो फिर अंगूठे को काटना शुरू कर देते हैं। वो धीरे धीरे करके वहाँ पे घाव पड़ना शुरू हो जाता है, और घाव पड़ने के बाद में उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने की वजह से फिर डायबिटिक फुट हो जाता है। और दूसरा, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, अंडर कंट्रोल नहीं है, जिस तरह से हार्ट अटैक होता है उसी तरह से हमारे पैरों के अंदर भी ब्लड वेसल्स होती हैं, तो उन पैरों की ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज आना स्टार्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, आगे खून का जो सर्कुलेशन है बिल्कुल बंद हो जाता है। फिर किसी ना किसी कारण से अगर कोई चोट लग गई तो हमें वो रिस्क बढ़ जाती है। तीसरा, अभी गर्मियों का समय है, हम मंदिर जाते हैं, जनरली शूज़ उतार के जाते हैं, तो कई लोगों के पाँव भी उससे जल जाते हैं, बिकॉज स्किन जल जाती है, ब्लिस्टर फफोला हो जाता है, और फफोले की केयर नहीं करते हैं तो आगे उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। और जनरली डायबिटीज़ के पेशेंट क्या करते हैं कि जब उनको पैर में कोई भी चोट लगती है, या घाव हो जाता है, या फफोला हो जाता है, या टाइट शूज़ पहनते हैं, शू बाइट हो जाता है, तो उसकी बिल्कुल भी वो केयर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से डायबिटिक फुट डेवलप हो जाता है। कई बार उसकी वजह से हमें पैर भी काटना पड़ जाता है। जैसे ये पाँव की जो उंगलियां होती हैं उनके बीच में से जैसे ये कट लगना शुरू हो जाता है, ये है ना, वो भी डायबिटीज के कारण होते हैं या बहुत सी वाली गर्मी के कारण भी हो जाता है? जनरली क्या होता है कि जैसे हमारे फिंगर वेव्स होते हैं वैसे हमारे टो वेव्स होते हैं, तो डायबिटिक पेशेंट को जनरली उसे ड्राई रखना होता है। हमारी प्रॉब्लम के कई बार जैसे हम क्रीम लगा के बैठ जाते हैं तो वो गीला रहते हैं, जब वो गीले रहते हैं तो स्किन
ट्रैक होना स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे अभी बारिश का मौसम शुरू होने वाला है जुलाई के अंदर, हम बारिश में निकल गए, बारिश शुरू हो गई, शूज़ हमारे गीले हो गए, सॉक्स हमारे गीले हो गए, तो हम उससे केयर नहीं करते हैं, तो लगातार पाँव हमारा गीला रहता है। जो वेब्स होते हैं, टो वेब्स, वो गीले बन के उससे फट जाते हैं, और फटने की वजह से फिर क्या होता है, उससे बैक्टीरिया की एंट्री शुरू हो जाती है, और वो फिर आगे जाके पस कलेक्शन हो जाता है, रेडनेस आ जाती है, या फिर डायबिटिक फुट को कन्वर्ट हो जाता तो इसके लिए कोई केवल यही मेडिसिन है या कोई क्रीम व्रीम भी आती है कुछ ऐसा? है। इसके लिए मेडिसिन नहीं है, बेसिकली फुट केयर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार हो जाए फिर आप उस पे अच्छा सा सॉल्यूशन कर लें, उसको आराम नहीं, इनको ड्राई रखने हैं आपको। ड्राई रखो और उसके बाद में फिर आप पाउडर लगा सकते हैं, आपको क्रीम नहीं लगानी है। अच्छा पाउडर लगा सकते उसको ड्राई रखना, अगर ये गीला रहेगा तो ये बार बार फटेगा। हैं। और उसके कारण फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। चलिए ये तो आपने बड़ी बात बता दी। अच्छा दूसरा एक चीज़ और भी है कि क्या आपको लगता है कि डायबिटीज़ जिनको जो प्री डायबिटीज़ वाले जो लोग हैं, जैसे लोग कहते हैं कि साहब मिठाई खाने से या शुगर खाने से डायबिटीज़ की प्री डायबिटीज़, तो ये जो टर्म है प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के बीच की, लोग अक्सर ये कहते हैं मेरे को तो अभी प्री डायबिटीज़ है, मैं तो बॉर्डर लाइन पे हूँ और बॉर्डर लाइन के आगे पीछे, तो ये जो बॉर्डर लाइन के बीच की लड़ाई है ये क्या है बेसिक? ये बेसिकली वैसा ही है जैसे भूकंप आने से पहले के झटके होते हैं। जैसे भूकंप आने से पहले झटके आते हैं कि आज इतनी तीव्रता से झटका आया, जयपुर में महसूस किया गया, जैसलमेर में महसूस किया है। तो बेसिकली जो प्री डायबिटीज़ होती है, एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें ब्लड शुगर के जो लेवल्स जो होते हैं वो सब नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल जो लेवल होता है कि फास्टिंग है वो आपका 100 से कम होना चाहिए, और खाना खाने के 2 घंटे बाद में 140 यानी 140 से कम होना चाहिए। अगर आपका फास्टिंग 100 से ज़्यादा है और 125 से कम है तो इसे हम लोग कहते हैं इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज या प्री डायबिटीज़। दूसरा, खाना खाने के 2 घंटे बाद में अगर आपका 140 से कम है और 199 से कम है तो इसे हम लोग कहते हैं इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस या प्री डायबिटीज़। यानी कि वर्तमान में आपको डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन आपको जो ग्लूकोज का लेवल है वो नॉर्मल में नहीं है, सब नॉर्मल है। अब नॉर्मल कब होते हैं कि जब फास्टिंग 126 से ज़्यादा है और खाने के 2 घंटे बाद में 200 के से ज़्यादा है, तो हम लोग कहते हैं डायबिटीज़, यानी कि अब आपके लेवल्स अब नॉर्मल हो गए। तो प्री डायबिटीज़ जो अवस्था है बेसिकली आज की तारीख में यूथ में काफ़ी बढ़ रही है, और इसे टाइमली करेक्ट करना ज़रूरी है। अगर हम इसे टाइमली करेक्ट ना करें तो 5 वर्ष बाद आपको डायबिटीज़ होने का खतरा है। चलिए हमारे दर्शकों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? मेरी तो एक ही एडवाइस है, जहाँ तक हो सके हमें रिफाइंड से दूर रहना चाहिए। रिफाइंड मतलब वाइट फ्लोर, वाइट शुगर, वाइट राइस एंड पोटैटो, जिसे हम लोग मेडिकल साइंसेज में कहते हैं वाइट पॉइजन, यानी कि सफ़ेद जहर। उतना ही खाएं जितना आवश्यक है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं खाएं। दूसरा, डाइट को लेके काफ़ी सारे कन्फ्यूजन है कि हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। डायबिटीज़ को लेके किसी भी तरह की स्पेसिफिक डाइट प्लान या नहीं होता है। जो भी खाना है हमें पोर्शन साइज खाना है, मॉडरेशन में खाना है और बैलेंस में खाना है, बिकॉज संतुलन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पोर्शन ही खाना है और मॉडरेशन में ही खाना, यानी संयमित भोजन ही हमें लेना है। यही हमारी आइडियल डाइट होती है। तीसरा, प्रकृति ने हमें मेजरमेंट के लिए हमारे 2 हाथ दिए हैं, लेकिन हमने मॉडिफाई करके तराजू बना लिए हैं, जिनकी हमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। बिकॉज हमें जो वेजिटेबल्स खानी है 2 हैंड साइज़ खानी है, फल हमें फर्स्ट हैंड साइज़ खाना है, जो हमें ग्रेन्स खाने हैं 1/1 यानी 15 ग्राम के आसपास हो गया, और हमें जो ऑयल खाना है या घी खाना है वो थंब के साइज़ का खाना है। ये हमारा नेचुरल मेजरमेंट है जो हमारे लिए बेस्ट है। लेकिन हम तराजू की फेरबदल में फंस गए, बिकॉज हम कहते हैं कि 15 ग्राम आटा खाना है, तो लोग कहते हैं कैसे तोलूँ, तो मैं कहता है 1 मुट्ठी ले लो, 15 ग्राम हो गया। 1 मुट्ठी अनाज 15 ग्राम हो गया। आपको 15 ग्राम का एक फ्रूट खाना है, एक एप्पल खाना है, तो 215 ग्राम के आसपास कार्ब, यानी फर्स्ट हैंड साइज़ हो गया। और सब्जियाँ पूरी 2 हैंड साइज़ खा सकते हैं। और आपको ड्राई फ्रूट खाना है तो आप एक मुट्ठी खा सकते हैं। तो ये आपके नेचुरल मेजरमेंट है। तो यही कहना चाहूँगा, सारी चीज़ें अगर आपका किचन अगर आपका हेल्दी है, अगर फ्रिज अगर हेल्दी है, तो आप भी हेल्दी रहेंगे। चलिए जिस तरीके से डॉक्टर साहब बता रहे थे कि एक मुट्ठी 15 ग्राम अनाज और बाकी चीज़ें जिस तरीके से बता रहे थे कि हाथ को हमने तराजू बना लिया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वाकई में हमने अपने हाथों बिगाड़ी है, और हम चाहते हैं कि खासकर हम अपने आप को स्वस्थ रखें, तो शायद कहीं न कहीं उस पुरानी पद्धतियों पे वापस जाना पड़ेगा जहाँ से कि हमने अपने आप को शुरू किया था, और यहाँ से कि खाने-पीने की हैबिट को हमने तैयार किया था। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई है कि आप खाने-पीने को अपने तरीके से संयमित रखिए। एक जो नई बात जो खासकर आई थी कि लोगों का अक्सर ये मिथ था कि खाली पेट रहने से शुगर बढ़ती है, परंतु आज जिस तरीके से क्लियर हुआ कि अगर आप फास्टिंग करते हैं तो आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी।
तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो हमको आज सुनने को मिली, जानने को मिली। आप भी ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों का और देखते रहिएगा अपडेट इंडिया। धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।